Hello everyone, myself Tikam Meena, Assistant Professor Mathematics, Government College मंडफिया। आज हम जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर है सेकंड, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण फर्स्ट, जिसकी हम यूनिट पढ़ रहे हैं, यानी चैप्टर है हमारे पास में प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकलन समीकरण पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले हमें कुछ सिंपल यानी साधारण कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें ये बहुत उपयोगी रहेंगी और उनके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है कि नाम ही जैसा पेपर का है अवकलन समीकरण। तो अवकलन समीकरण क्या होती है, उसके बाद साधारण अवकलन समीकरण, आंशिक अवकलन समीकरण, इस तरीके से आएंगे। फिर हम कोटि और घात निकालेंगे अवकलन समीकरण की। तो पहली डेफिनेशन है अवकल समीकरण की समीकरण बहुत होती है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की जो ये डेफिनेशन है कि जिन समीकरणों में स्वतंत्र कौमा परतंत्र, परतंत्र मतलब आश्रित, स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट होता है, परतंत्र दूसरों पर आश्रित, या हमारे पास दो चर रहेंगे स्वतंत्र और परतंत्र, यानी जिन समीकरणों में स्वतंत्र परतंत्र आश्रित चर तथा एक या एक से अधिक परतंत्र चरों के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज भी विद्यमान हो तो उन्हें अवकल समीकरण कहते हैं। यानी सीधी सी डेफिनेशन है कि जिन समीकरणों में स्वतंत्र चर और परतंत्र चर तथा जो परतंत्र ये आएंगे एक या एक से अधिक, यानी परतंत्र चरों के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज भी विद्यमान हो, यानी स्वतंत्र चर रहेंगे और जो परतंत्र चर हैं उनका हमें एक या एक से अधिक परतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलन उस इक्वेशन यानी समीकरण में विद्यमान हो तो उन्हें अवकलन समीकरण कहते हैं। अवकलन समीकरण के प्रकार हैं साधारण अवकलन समीकरण और आंशिक अवकलन समीकरण। तो जिन अवकल समीकरण में केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलजों का प्रयोग होता है तो वे साधारण अवकलन समीकरण कहलाते हैं। यानी जिन अवकलन समीकरण में केवल एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक कोटि के अवकलजों का प्रयोग हुआ हो तो साधारण अवकलन समीकरण होते हैं। जैसे dy अपॉन dx प्लस xy इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ x स्वतंत्र चर है और y परतंत्र है। इसी तरह d3y अपॉन dx क्यूब प्लस 2dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू e की पावर x। अब साधारण अवकलन समीकरण में है रैखिक अवकलन समीकरण और अरैखिक अवकलन समीकरण। रैखिक अवकलन समीकरण को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE बोलते हैं। ऐसी अवकलन समीकरण जिसमें परतंत्र चर और उसके सभी अवकलज, यानी परतंत्र चर यानी आश्रित और उसके सभी अवकलज केवल प्रथम घात के हों तथा परतंत्र चर, कोटि की बात नहीं कर रहा, ये कर रहा है प्रथम घात के हो तथा परतंत्र चर वे उनके अवकलजों के गुणनफल विद्यमान नहीं हो। अर्थात जैसे y हमारा परतंत्र है तो y और उनके अवकलज dy अपॉन dx इनका मल्टीप्लाई नहीं हो उसमें, यानी गुणनफल विद्यमान नहीं हो तो रैखिक अवकलन समीकरण कहलाती है। यानी प्रथम घात जैसे dy अपॉन dx की एक घात है, x की पावर 3y, यहाँ किसी का गुणा नहीं हो रहा, y के साथ x का ही गुणा हो रहा है, x की पावर 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x। जो अवकलन समीकरण रैखिक नहीं होते वो अरैखिक अवकलन समीकरण कहलाते हैं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि y का dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई है, जो क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमने कहा था इसमें कि परतंत्र चर व उसके अवकलज का गुणनफल इसमें इक्वेशन विद्यमान है। तो ये कौन सी इक्वेशन हुई, अरैखिक। अब आंशिक अवकलन समीकरण आता है। जिन अवकलन समीकरण में दो या अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक या अधिक क्रम के अवकलजों का प्रयोग होता है, एक या अधिक क्रम यानी ऑर्डर के अवकलजों का प्रयोग होता है तो वो आंशिक अवकलज कहलाते हैं। जैसे y2 del2
डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू ए एक्स। यहां देखना स्वतंत्र चर ये परतंत्र एक्स और वाई दो स्वतंत्र चर के सापेक्ष इसका अवकलन हुआ है जेड का, ये फर्स्ट ऑर्डर में ही हो रहा है प्रथम घात में। तो यहाँ पर दो हमारे पास स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन किया हुआ है। और जब आंशिक की बात आए तो डेल से डिनोटेट करते हैं क्योंकि हमारे पास एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अब आता है अवकलन समीकरण की कोटि, जो कई बार भी एग्जाम में पूछा जाता है ये कि अवकलन समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलजों की कोटि ही, यानी हम सबसे पहले अवकलन समीकरण में देखेंगे कि विद्यमान उच्चतम अवकलज यानी अवकलज हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है उसका, वही उस अवकलन समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे इसमें है कि x इंटू एक्स वन माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स। यहाँ हम देखते हैं कि इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स हाईएस्ट एक बार ही अवकलन हो रहा है तो इसकी कोटि 1 होगी। इसी तरह की नेक्स्ट कि अवकलन समीकरण की घात, कि अवकलन समीकरण का अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीयकरण करने के पश्चात उसमें आने वाले उच्चतम अवकलज की घात को ही अवकलन समीकरण की घात कहते हैं। यानी उच्चतम अवकलज पे देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर पे कितनी घात लगी हुई है। जैसे पहले परिमेयकरण करना है, लेकिन इसी जब इक्वेशन दी हुई हो हमें कि परिमेय अवकलन समीकरण का अवकलजों के संदर्भ में, जैसे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। यहां हम देखते हैं कि पहले उच्चतम अवकलज, ये परिमेयकरण ऐसा कुछ नहीं है, इसमें परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये इक्वेशन से ही नजर, जैसे हम सेकंड एग्जांपल करेंगे इसमें पता चल जाएगा भी कि उच्चतम अवकलज एक बार हो रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स और इस पर अधिकतम घात कितनी है 2, तो घात कितनी हुई इस ऑर्डर घात इक्वेशन की 2 और कोटि कितनी है 1। जैसे अब ये क्वेश्चन है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर का होल पावर 3y2 इक्वल टू 0। यहां हम देखते हैं कि ये 3y2 इस पे घात लगी हुई है, तो पहले इसका हम परिमेयकरण करते हैं, तो इसका हम क्यूब वर्ग कर देते हैं जिससे ये हट जाएगा 3y2। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर जैसे ही किया इक्वल टू में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और ये इसकी पावर 3, क्योंकि 2 हट जाएगी, हमने इसका वर्ग कर दिया क्योंकि यहाँ पे 3y2 इंटू 2 होती तो 2 से 2 कैंसिल तो 3 बच गई। अब यहाँ हम देखते हैं कि उच्चतम कोटि पे कितनी बार अवकलन हो रहा है, इसका 2 बार हो रहा है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 बार हो रहा है। और इसी पर हम घात देखते हैं कितनी लगी हुई है 2, तो कोटि इसकी 2 और घात भी 2। इसी तरह इस इक्वेशन की कोटि 3 है क्योंकि 3 बार अवकलन हो रहा है और इस पर घात कितनी है 1। अब हम इसके बाद प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकलन समीकरण पर आते हैं, जो ये हमारा यूनिट में ये चैप्टर है। तो इसमें कई मेथड दिए हुए हैं प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकलन समीकरण को हल करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड है चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण वो होता है कि जैसे y को y के साथ ले जाएं और x को x dx के साथ ले जाएं, यानी y को dy के साथ और x को dx के साथ, x वाले चरों को और y वालों चरों के y के साथ। तो हम फिर उसका यदि डायरेक्ट समाकलन करें और डायरेक्ट समाकलन करने से हमें हल मिल जाता है, तो वो चरों के पृथक्करण वाला विधि होती है। कहीं में क्या हमें कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ती है, यानी मानना पड़ता है, उसके बाद चरों का पृथक्करण होता है। तो हम इसमें देखते हैं आज कि e की पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस e की पावर y साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यहां हम देखते हैं कि चरों का पृथक्करण करें तो cos x के साथ dx है और इधर sin x है, तो इसको इधर इसके भाग दे दें, cos x अपॉन sin x हो जाएगा। वज्र क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो cos x अपॉन sin x dx इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा तो पक्षांतरण करेंगे तो e की पावर माइनस y हो जाएगा, नहीं माइनस e की पावर y, और इससे इसको डिवाइड कर देंगे e की पावर y प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल। अब यहां देखते हैं कि ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई और पक्षांतरण करके इसको ये लिख लिया। यदि डायरेक्ट इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन आती है। तो यहां हम देखते हैं कि चरों का पृथक्करण हो गया। अब यदि हम इसका समाकलन करें
तो cos x अपॉन साइन एक्स dx इंटीग्रेशन इसका माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 dy। अब यदि हम इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए साइन एक्स बराबर u माने e की पावर y प्लस 1 इक्वल टू इसमें v माने, क्योंकि दो स्टेप है हमारे पास में, तो साइन अब इसका डिफरेंशिएट करें u के सापेक्ष, तो साइन एक्स dx इक्वल टू du, इसी तरह इसका हो जाएगा e की पावर y dy इक्वल टू dv। इस वैल्यू को इसमें रखें, इस वैल्यू को इसमें रखें। ये प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करते हैं, हमने 11 12th में बहुत किए हैं सिर्फ, तो 12th में समाकलन में जो प्रतिस्थापन विधि थी, तो 1 अपॉन यू डी यू इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वी डी वी हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू रख देंगे हम इसमें। 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, 1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, तो 1 अपॉन यू डी यू का लॉग यू इक्वल टू माइनस लॉग वी प्लस लॉग सी कॉन्स्टेंट समाकलन स्थिरांक, तो log u प्लस log v इक्वल टू log c, log m प्लस log n, log m प्लस log इक्वल टू log mn, तो log uv इक्वल टू log c, log से log, तो uv इक्वल टू c, u इक्वल टू था sin x और v इक्वल टू था e की पावर y प्लस 1 इक्वल टू c। तो इस क्वेश्चन के हमारे आंसर आ गए sin x इंटू e की पावर y प्लस 1 इक्वल टू c। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस वाई। यहां हम देखते हैं कि इसी को यदि और आगे लिखें, e की पावर माइनस वाई कॉमन लें तो e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा गुणा में। अब e की पावर y को हम e की पावर माइनस वाई को dy के साथ और x वालों को dx के साथ लें, तो यदि इसका हम इससे नीचे वो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो इससे यदि या डायरेक्ट हम e की पावर y से गुणा कर दें इस इक्वेशन को, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन आ जाती है। ये भी लिख सकते हैं यदि इस इक्वेशन को हम e की पावर y से गुणा करें, या फिर e की पावर y माइनस वाई को यहाँ भेजें, dy अपन इसके नीचे ले जाएं इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये घात ऊपर चल जाएगी, e की पावर माइनस वाई e की पावर y dy हो जाएगा इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करें e की पावर y dy का e की पावर y इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x इंटू सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। यहां हम देखते हैं कि 3ex dx अपॉन 3e की पावर x इंटू dx 3e की पावर x, और जो ये टर्म है इसके साथ x वाले, इसको इसके साथ ले आते हैं 1 माइनस e की पावर x प्लस सेक स्क्वायर y, tan y को इसके नीचे ले जाते हैं और dy इक्वल टू 0। क्योंकि हमने यहाँ इस तरह किया, जो dx के साथ था उस x वाले जो चर थे, जितने भी वो फंक्शंस थे, उसको हम dx के साथ लिया है चरों वाले समीकरण को। जो पद था हमारा यहाँ, क्योंकि 3e की पावर x dx है, tan y को हम dy के साथ ले जाएंगे तो इसको इससे डिवाइड कर दिया, या कंप्लीट इक्वेशन को इस तरह भी डिवाइड कर सकते थे 1 माइनस e की पावर x और tan y से। जैसे इसे डिवाइड करते tan y से tan y कट जाता है, यहाँ पे ये कट जाता, नीचे tan y बच जाता। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि समाकलन करना है, चरों का पृथक्करण हो गया, ये पहला काम है कि चरों का पृथक्करण, उसके बाद समाकलन करना। अब 3 इंटू e की पावर x अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब वही हम प्रतिस्थापन विधि में अपनाते हैं, इसमें 1 माइनस एक्स इक्वल टू यू और इसमें मानते हैं टेन वाई इक्वल टू वी। इसका अवकलन करते हैं तो e की पावर x का माइनस e की पावर x होगा, माइनस चिन्ह है, माइनस e की पावर x डी एक्स इक्वल टू डी यू, और इसका होगा टेन का सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी वी। इन दोनों वैल्यूओं को इसमें रखते हैं क्रम से, इसको रखते हैं तो ये आता है 3 इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन यू, क्योंकि e की पावर x डी एक्स का माइनस डी यू हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस ई एक्स इक्वल टू माना यू। इसी तरह ये आ जाएगा 1 अपॉन वी डी वी। अब इसके इंटीग्रेशन करें, माइनस 3 लॉग यू प्लस लॉग वी इक्वल टू लॉग सी, लॉग यू की पावर माइनस 3 प्लस लॉग वी इक्वल टू लॉग सी, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू होता है लॉग एम एन, तो लॉग यू की पावर माइनस 3 इंटू वी इक्वल टू लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यू की पावर माइनस 3 वी इक्वल टू सी,
u इक्वल टू था हमारा 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस 3 घात तो लग जाएगी, v इक्वल टू 10y इक्वल टू सी, या फिर इसको लिख सकते हैं 10y इक्वल टू सी 1 माइनस ई की पावर एक्स की पावर 3, क्योंकि ये इधर चल जाएगा, c के नीचे आ जाएगा घात में तो ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में घात 3 हो जाएगी। तो 10y इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू 3। तो हेंस तो आज के हमने लेक्चर में पढ़ा है प्रथम घात और प्रथम कोटि के जो अवकलन समीकरण थे उनका हमने चरों का पृथक्करण की मेथड पढ़ा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चरों के पृथक्करण में प्रतिस्थापन करके हम लाएंगे उसको, कि जो इक्वेशन दी हुई है हमें उसमें कुछ प्रतिस्थापन स्टार्टिंग में ही करना है, उसके बाद चरों का पृथक्करण होगा, अर्थात उनका डायरेक्ट चरों का पृथक्करण नहीं होगा। उसके बाद समघात अवकलन समीकरण पढ़ेंगे, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उसमें जो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। ये सब हमने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसीलिए फर्स्ट यूनिट हमने यही फर्स्ट में ये चैप्टर स्टार्ट किया है, जो समझने में भी इजी रहेगा। तो थैंक्स, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसी को आगे बढ़ते हुए।